स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बोहरा आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। स्टडी आईक्यू ने हाल ही में यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। इसकी क्लासेस 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगी। इसी कोर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ज्योग्राफी की फैकल्टी रोहन त्यागी। वेलकम रोहन। हेलो। रोहन, जब से यूपीपीसीएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस है ना वो बढ़ते जा रहा है। वो किस किस तरीके से कितने क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 सालों से जो यूपीपीसीएस है वो यूपीएससी के साथ अलाइन हो रहा है। और अगर आप लास्ट ईयर की ही बात करें यानी कि जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। तो आप कह सकते हैं कि 150 में से 15 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आ रहे हैं तो 10% पेपर ज्योग्राफी से आ रहा है। तो ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये एक लेंदी सब्जेक्ट भी है, आपको पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि 4 बुक्स तो एटलीस्ट हैं ही आपके पास, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटीज़ 2-2 बुक्स हैं दोनों में। साथ ही जीसी लियोंग बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं और अनेक किताबें हैं, एटलस है, मैपिंग, ये सब भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और लास्ट 4-5 साल भी यही दर्शा रहे हैं कि यूपी पीसीएस के अंदर ज्योग्राफी की जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है और क्वेश्चन स्टैटिक नहीं है। आप क्वेश्चन को देखोगे खास रूप से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के, है ना? जैसे लास्ट ईयर मॉनसून के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अल नीनो और ला नीनिया के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये कहां से आ रहा है क्वेश्चन? ये आया क्यों क्वेश्चन? आप ये सोचे ना, ये क्वेश्चन आया ही इसलिए क्योंकि आपको पता है 2019 तक एल नीनो का इफेक्ट था और 2021 का जो वर्ष था और ये वाला जो वर्ष है इसमें ला नीनिया का इफेक्ट था। इसलिए क्वेश्चन ही इसलिए आया क्योंकि ये न्यूज में था। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारी चीजों को ढंग से पढ़ें, क्लासेस को प्रॉपर्ली करें और ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करें। जैसे कि आपने बताया कि ज्योग्राफी एक लेंदी सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो जिनका ग्रेजुएशन जिस इन सब्जेक्ट में है उनको थोड़ा सा समस्या होती है, तो इसके लिए हमने इस पूरे कोर्स में क्या डिज़ाइन किया कि उनको भी समझने में इश्यू ना हो। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्योग्राफी थोड़ा-सा टेक्निकल और थोड़ा-सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। उसके अंदर फिज़िक्स का, कहीं-कहीं केमिस्ट्री का, कहीं बायोलॉजी का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो वो तो बात फॉर श्योर है। और जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उनको इश्यूज़ थोड़े बहुत ज्योग्राफी में आते हैं। ये एक ट्रेंड है। ये बात हमें पता है, हम 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी आईक्यू की हमारी क्लासेस को देखोगे, तो हम एनिमेशंस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये नहीं कि आपकी आपकी स्लाइड पर टेक्स्ट है नॉर्मल, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मैप दिखाना पड़ेगा रेलेवेंट, समझाने के लिए प्रॉपर एनिमेशंस दिखानी पड़ेंगी, प्रॉपर डेफिनेशंस आपको समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपको ज्योग्राफी अच्छे से आएगा। और यही 3 चीज़ जो हमारा ये फ्लो है समझाने का, ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सब्जेक्ट को ग्रैस्प करने में। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप एक बार हमारी ज्योग्राफी क्लासेस कर लें यहाँ पर, तो ज्योग्राफी अगर आपकी वीकनेस है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। यस, यस, यस। और वैसे जैसे ज्योग्राफी का जैसे नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है मैपिंग। हाँ जी। तो मैपिंग एक ऐसा इश्यू जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इस कोर्स में इसके लिए क्या अलग किया गया है? देखिए, हमारी क्लासेस में हम हर क्लास में स्क्रीन्स के ऊपर आपको रेलेवेंट मैप्स दिखाते हैं। पहली चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़, जो नोट्स आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसपे भी आपको हैंड रिटन मैप्स देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़, स्टडी आईक्यू का जो मटेरियल है, उसमें हमने प्रॉपर मैप्स डलवाए हैं। आपकी जो बुक्स हैं, उससे अच्छे मैप्स आपको हमने उस बुक में प्रोवाइड किए हैं। तो ये तीनों चीज़ जब आप कंबाइन करते हैं क्लासेस के साथ इस मटेरियल को, तो जो मैपिंग वाला पार्ट है, वो आपका बहुत अच्छे तरह से तैयार हो जाता है और आप एग्जाम के अंदर अच्छी तरह से कोई भी मैप का क्वेश्चन अगर आता है, उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही आंसर आप आइडेंटिफाई करके अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और रोहन, जैसे अपन यूपीपीसीएस की ही बात कर रहे हैं तो इसमें यूपी ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा जी। रोल होता है। तो इसमें स्पेसिफिकली और यूपी में इतनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी है, थोड़ा सा वैरायटी भी है ज्योग्राफी में, तो इस तरीके से इस चीज़ों को कवर करने के लिए हमने क्या स्पेशल दिया है इस कोर्स? देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यूपी के स्पेसिफिक मैप्स क्रिएट करवाए हैं, तो आपको सारे मैप्स हमारे कोर्सेज़ में मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखते हैं कि यूपी जो है वो बहुत ही बड़ी स्टेट है। हिमालयाज़ से शुरू होती है और बिल्कुल बिहार तक जाकर खत्म होती है। जहाँ पर साउथ ईस्ट में आपको विंध्याचल मिलते हैं, वहीं आपको मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में शिवालिक्स मिलते हैं।
तो ये सारी इंटरकेसीज आपको पता होनी चाहिए। रिवर्स इतनी सारी हैं यूपी की, उसके बारे में आपको पता होना। तो उसके लिए हमने प्रॉपर मैप्स आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। साथ ही यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी का जो क्लासेस होंगे वो बहुत ही कॉन्क्रीट हमने रखने का प्रयास किया है, जिससे कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो। और वैसे ज्योग्राफी में थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना साइंटिफिक है, तो उसमें आंसर राइटिंग में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, जी जी। क्योंकि उसमें इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज को भी अपने लिखना पड़ता होगा। तो इसके लिए हमने इस कोर्स में क्या स्पेसिफिक दिया है जिससे आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि प्री तो हम क्लियर कर लेंगे, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, GS1 वाला पोर्शन जिसमें ज्योग्राफी आता है। तो देखो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सिर्फ प्री निकाल लेते हैं, मेंस आपका नहीं निकलता, तो कोई फायदा ही नहीं है। आप सिर्फ प्री 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 देते रहेंगे। यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे फोन में है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चक्रवात क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों का की व्याख्या कीजिए। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और दो पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन ये आया है, व्हाट इज साइक्लोन। तो आपको सबसे पहले तरीका आना चाहिए कि आपको टैकल कैसे। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको एक मैप देना जरूरी है, एक हैंडमेड मैप होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट इज साइक्लोन। तो बेसिकली आपको वहां पर अपनी आंसर शीट में साइक्लोन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम के एग्जामिनर नंबर ही नहीं दे पाएगा आपको। और अगर आपने एक एक्यूरेट डायग्राम बना दिया तो एग्जामिनर शायद शायद आपका आंसर पढ़े ही ना, क्योंकि उसको पता है अगर आपने डायग्राम एक्यूरेट बनाया है तो बच्चे को सब पता है। तो आपका 50% तो यही हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ये बात करता है टेम्परेट साइक्लोन। अब बच्चे क्या करेंगे? देखो एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज साइक्लोन, बेसिक डेफिनेशन व्याख्या पूछता है, आपको करनी वो देनी है। लेकिन उसके बाद सीधा आपको किस पे आना है? शीतोष्ण चक्रवात पे, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन। आप जो दूसरी चीजें हैं, बफर चीजें हैं, वो इसमें नहीं डाल सकते। पता चले आप बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट साइक्लोन पे फोकस्ड रहना। और ये बात पूछता है कॉजेज ऑफ द ओरिजिन, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन बनता क्यों है, उसका क्या कारण है। आप सभी को पता है कि जब दो एयर मासेस जो डिफरेंट हैं, एक कोल्ड है एक वार्म है, जब वो दोनों टकराते हैं फ्रंटोजेनेसिस होता है, फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से साइक्लोन। तो आपको यही रीजन लिखने हैं, प्रिसाइज रहना है, आपको एक्यूरेट रहना है अपने आंसर में, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा मेंस में। तो हमारी यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है तो आप हमें आंसर्स भेज सकते हैं लिख के, और वो चेक्ड आंसर्स हम आपको वापस भेजेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होगी। आपने काइजन वर्ड का नाम सुना होगा जापानीज में, डेली इंप्रूवमेंट। वो कब पता चलेगी आपको? कैसे कैसे? जब आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या हैं, तो ही तो आप नेक्स्ट डे उसको इंप्रूव कर पाएंगे ना, बिना उससे कैसे करेंगे। और वही चीज हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपके आंसर्स में गलतियां हैं उनको आप डेली बेसिस पर ठीक करके नेक्स्ट डे बेटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने आप को इंप्रूव करके एग्जाम में अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यस, बहुत सही बताया आपने कि जैसे आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे यूपीपीसीएस में वर्ड लिमिट फिक्स होता है तो प्रिसाइज लिखना बहुत ज़रूरी है अपने, क्योंकि अपने पास लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम है, उसमें करना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो रिवीजन के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ज्योग्राफी 10% पूरे पेपर को कवर करता है, और वो प्रीलिम्स और मेंस में उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो रिवीजन के लिए हमने इसमें क्या दिया है स्पेशली ज्योग्राफी के लिए? तो देखिए रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता यह है कि बच्चे कुछ भी चीज जब नया पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बट जब उसको दोबारा रिवाइज करने का टाइम होता है वो रिपीटेटिव हो जाता है उनके लिए, इट इज नॉट एज इंटरेस्टिंग, वो इतनी इंटरेस्टिंग रहती नहीं। और इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नई बुक उठा लेते हैं, क्योंकि नई चीज पढ़ने को मिलेगी ज्यादा, तो वो गलत है। तो इसीलिए हमने एक प्रोग्राम यहां पर इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है SIP, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्प होगी। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार प्रॉपरली बताएंगे। आपकी जो तैयारी है ना, जो हैप्पैज़ार्डली चल रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, उसको एकदम फोकस्ड कर देंगे SIP के थ्रू प्रीलिम्स से पहले। तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, जो आपकी मेहनत है उसको एक दिशा मिल जाएगी। और जब दिशा मिल जाएगी तो सफलता ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही सही आपने बताया कि रिवीजन
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे यहाँ पे एक्स सक्सेस इन प्रीलिम्स करके एक मॉड्यूल जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आएगा। वैसे एक सा बोला जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। यदि अपन सोशियोलॉजी में भी सोसाइटी वाला पार्ट भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी ज्योग्राफी का कुछ एंगल आ सकता है, इकोनॉमी का कुछ एंगल आ सकता है। तो इस तरीके के लिए इसके लिए हमने कोर्स में कुछ स्पेसिफिक की है जिससे आंसर राइटिंग में भी बच्चों का जी। आंसर भी बहुत होलिस्टिक रहे। जी डेफिनेटली। देखिए, आप ज्योग्राफी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपने शब्दों का सुना होगा, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको देना चाहूंगा। रिसेंटली ओडेसा, आपने सुना होगा, एक सिटी है, इट इज इन यूक्रेन। उसको हम गेटवे ऑफ टू द ब्लैक सी भी कहते हैं, ग्रेन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रशिया और पुतिन क्यों उसके पीछे पड़े हैं? रीजन यही है कि अगर रशिया ब्लैक सी की जो एरिया है जहां पर आपका क्रीमिया है, उस एरिया को खो देता है और यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन कर लेता है तो ब्लैक सी बेसिकली नेटो की लेक बन जाएगी। और वर्चुअली स्पीकिंग और लिटरली स्पीकिंग जो रशिया है वो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो जाएगा। ऊपर आर्कटिक है और इस साइड अगर आप ईस्ट में देखते हैं वो बहुत फार ईस्ट है, 9,000-12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। व्लादिवोस्टॉक वहां पर एक पोर्ट है लेकिन वो बहुत दूर है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। और 90% जो पॉपुलेशन है रशिया की वो वेस्ट में रहती है, यूरोपियन साइड में रहती है, और सिर्फ उनके पास ब्लैक सी का कोस्ट है। तो जब तक आप ये ज्योग्राफी नहीं समझेंगे तब तक आप यहां की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। सिंपल बात है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जियोपॉलिटिक्स का। इंडिया और चाइना का इशू है, डेमचौक का इशू है, गालवान वैली का इशू है। भाई वहां पर इशू यही तो है कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो ऑन लैंड सही से डिमार्केटेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पर ट्रांस हिमालयाज है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लद्दाख रेंज है, आपको पता होना चाहिए वहां पे काराकोरम रेंज है, आपको पता होना चाहिए कि इन रेंजेस के बीच में इंडस रिवर बह रही है, नुब्रा रिवर बह रही है, जांस्कार रिवर बह रही है जो इंडस से भी बड़ी है। तो जब तक आप यहां की ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे, पैंगोंग सो लेक की ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे, तो वहां की पॉलिटिक्स को कैसे समझ पाएंगे? सिंपल बात है। तो ये चीज बहुत, और हमारी जो क्लासेस हैं उसके अंदर मैं कोशिश यही करता हूं कि हमेशा स्टैटिक चीज के साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ा दूं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक साइक्लोन आया, तो जब मेरी साइक्लोन की क्लास रहेगी तो मैं आपको उस रीसेंट साइक्लोन के बारे में बताऊंगा। अभी रिसेंटली एक नेशनल पार्क न्यूज में है, जब मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको रिसेंट न्यूज के बारे में बताऊंगा कि वहां पर एक ब्लैक पैंथर देखने को हमें मिला है, इसलिए वो न्यूज में था, आ सकता है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा यहां पर। आपने देखा होगा, मैं यहां पर यूपीएससी का एग्जांपल लूंगा, बट आपने देखा होगा कि 2020 में एशियन एलिफेंट के ऊपर एक स्टैटिक क्वेश्चन आया था। क्यों पूछा गया था वो क्वेश्चन? सोचिए। क्योंकि 2020 में केरला में कुछ शैतान बदमाशों ने एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को क्रैकर्स से भरे हुए फ्रूट्स खिला दिए थे, जिससे कि उसकी भी डेथ हो गई थी और जो बेबी था उसके अंदर उसकी भी डेथ हो गई थी, और इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ भी चीज अनलिंक्ड नहीं है, यहां पे हर चीज लिंक है। और हमारी क्लास में हम करंट अफेयर्स को और स्टैटिक पार्ट को लिंक कर कर चलेंगे, और ये चीज आपको मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प करेगी। तो रोहन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, यदि आप इस कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसकी ऐप पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के हम डिस्कशन अपनी फैकल्टीज़ के साथ लाते रहेंगे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।